मैं एस.टी. भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम टॉपिक लेंगे कैटेनरी। कैटेनरी क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए कैटेनरी क्या होती है। एक हमारे पास फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होती है या चेन होती है और वो थिन भी होती है और हैवी भी होती है और इसको 2 पॉइंट पर सस्पेंशन कर दिया जाता है, यानी 2 पॉइंट पर लटका दिया जाता है। जैसे ये आपने ले लिया, 2 पॉइंट पर ले लिया, ये आपके पास फ्लेक्सिबल चेन है और कैसी है, ये थिन भी है और हैवी भी है और इसको ए और बी 2 पॉइंट पर लटका दिया जाता है, यानी हैंग कर दिया जाता है। और ये दोनों जो पॉइंट हैं ये सेम वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए, यानी एक ही वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए। तो जो ये शेप आपको मिलती है या ये कर्व मिलता है, यही आपका क्या कहलाता है, कैटेनरी कहलाता है। चलिए इसे हम डिफाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे इफ ए परफेक्टली फ्लेक्सिबल थिन एंड हैवी स्ट्रिंग और चेन hangs freely under gravity between 2 points which are not in same vertical line, then the curve is known as catenary. If weight per unit length is constant, then it is known as common catenary. यानी यदि इसी का जो आपके पास कैटेनरी है, इसका यदि वेट पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगा तो वो आपकी क्या कहलाएगी, कॉमन कैटेनरी कहलाएगी। तो चलिए इसी पर हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जब इसे हम यहाँ पर सस्पेंशन कर देते हैं तो एक इस पर ये सबसे नीचे पॉइंट होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है, जिसे हमने सी से डिनोट किया है। इसे कहा जाता है वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी। इसे क्या कहा जाता है, वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ से इसी सी लोएस्ट पॉइंट से स्मॉल सी डिस्टेंस पर, इसे हम पैरामीट्रिक डिस्टेंस मान लेते हैं, पैरामीटर बोलते हैं इसी को। तो कैपिटल सी जो ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स से स्मॉल सी डेप्थ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास होती है, इसे क्या कहा जाता है, डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। या इस ये वर्टेक्स से स्मॉल सी डिस्टेंस पर या स्मॉल सी नीचे नीचे हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो ये लाइन है आपकी, ये लाइन लोएस्ट पॉइंट से होकर के पास कर रही है और इसके साथ ही साथ में ये वर्टिकल लाइन भी है और इसी लाइन के दोनों ओर कर्व की क्या है, सिमेट्री भी है। तो इसी तरह से जो ये आपकी लाइन होती है वर्टिकल लाइन, इसी को कहा जाता है एक्सिस ऑफ कैटेनरी कहा जाता है। अब देखिएगा ये लोएस्ट पॉइंट है, इस लोएस्ट पॉइंट पर हम क्या करते हैं, कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें या टेंशन लें, ये आपने टेंजेंट ले लिया या टेंशन यहाँ पर ले लिया, तो ये हमेशा क्या होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसके पैरेलल होता है, या आप कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये होता है। अब यहाँ पर जो हम इसके और भी पॉइंट्स की बात करते हैं, देखिए यहाँ से जो सी डिस्टेंस होती है, इसे सैग कहा जाता है। यदि इस पॉइंट को हम x, y से डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को बी पॉइंट को x और y से डिनोट कर दें, तो ये डिस्टेंस आपकी x होगी और ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, y होगी। ये डिस्टेंस आपकी y होगी, ये डिस्टेंस आपके पास x होगी। अब देखिएगा यदि ये x होगी तो इधर भी आपकी क्या होगी, x होगी। तो जो ये डिस्टेंस है आपके पास ए बी, इसे स्पैन बोला जाता है या स्पान बोला जाता है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। स्पान इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2x के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से सेक की बात करें तो सेक की कितनी वैल्यू हो जाएगी, पाई आपके पास ये है और स्मॉल सी ये है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस सी, ये आपके पास हो जाएगा y माइनस सी, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसके जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, एक आपने स्पैन ले लिया, स्पैन आपने क्या ले लिया, ए बी पॉइंट के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इसी को आप स्पैन बोलते हैं। और यहाँ पर आपने क्या लिया, ए बी लाइन से जो वर्टेक्स की जो डेप्थ है, इसे सैग बोला जाता है। और वर्टेक्स से यहाँ ओरिजिन तक के पॉइंट की या हॉरिजॉन्टल लाइन की जो डिस्टेंस है या डेप्थ है, इसे स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और इसे बोला जाता है पैरामीटर।
चलिए अब इसी पर हम लोग और बात करेंगे आगे। तो टेंशन भी देखेंगे, यदि यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंशन लगेगा तो कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। टेंजेंट भी इस पर कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करते हैं इस कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी या कैटेनरी के नाम से आपने लिख दिया इसको। अब देखिएगा इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे कार्टेशियन इक्वेशन होती है, कार्टेशियन में रिलेशन किसके रूप में आता है, एक्स और वाई के रूप में आता है, क्योंकि वहां पर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के टर्म्स में दिए जाते हैं। और इंट्रिंसिक फॉर्म की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एस और साई के फॉर्म में दिए जाते हैं। अब एस क्या होता है, यहाँ पर साई क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा जो लोएस्ट पॉइंट होता है आपका, ये लोएस्ट पॉइंट, इस लोएस्ट पॉइंट से एक साइड की कोई भी हम आर्कुअल लेंथ की बात करेंगे तो वो एस से आपकी जो है ली जाएगी। जैसे यदि यहाँ पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो ये पूरा एस हो जाएगा, यदि यहाँ लेते हैं तो ये पूरा एस हो जाएगा, यहाँ लेते हैं तो यहाँ से आपका ये पूरा एस हो जाएगा। और इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यदि यहाँ पर टेंजेंट हम ड्रॉ करते, सपोज कर लीजिएगा ये एंगल इसके साथ में डायरेक्ट्रिक्स के साथ में साई बना रहा है, तब ये डिस्टेंस एस और ये एंगल साई, तब इस पॉइंट को डिनोट किया जाता है एस कॉमा साई। ये किस फॉर्म में डिनोट किया जाता है, ये इंट्रिंसिक फॉर्म में पॉइंट को डिनोट किया जाता है एस कॉमा साई के फॉर्म में। अब देखिएगा यहीं पर क्या करते हैं हम लोग कि यदि टेंजेंट यहाँ पर लेते हैं, टेंजेंट यहाँ पर लेते हैं तो एस आपकी ये डिस्टेंस होती, टेंजेंट इस पॉइंट पर ले रहे हैं, ये आपका आएगा, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये आर्कुअल लेंथ यहाँ तक तब एस लेंगे हम। और एंगल यदि ये साई आपका, ये एंगल साई यहाँ पर बन रहा है तो इस पॉइंट को फिर एस कॉमा साई से डिनोट करेंगे। इसी तरह से और भी कोई कर्व पर पॉइंट हो सकता है, उसे एस और साई से आप डिनोट करेंगे। अब हम लोग जो यहाँ बात करेंगे वो बात करेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी की बात करेंगे और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी के लिए हमने क्या ले ली, एक कैटेनरी आपने ले ली, ये आपने कैटेनरी ले ली ए सी बी, ये कैटेनरी ले ली। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो इस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को, एनी पॉइंट को हमने किससे डिनोट कर दिया, पी से डिनोट कर दिया। और यदि पी से डिनोट करते हैं तो इस पॉइंट्स को किससे हम डिनोट करेंगे, एस कॉमा साई से डिनोट करते हैं। अब एस क्या होता है, एस आपके पास ये आर्कुअल लेंथ होती है, ये यानी लोएस्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक की। और साई क्या होता है, इसी पॉइंट पर यदि हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और टेंजेंट जो इसके डायरेक्ट्रिक्स के साथ में एंगल बनाता है इसे हम क्या कहते हैं, साई कहते हैं। जो डायरेक्ट्रिक्स के साथ में एंगल बनाता है इसे हम क्या कहते हैं, साई कहते हैं। तो चलिए ये साई आपने कह दिया। अब एस और साई के फॉर्म में हमें इक्वेशन यहाँ से क्या करनी है, एक फाइंड आउट करनी है, वही आपकी होगी इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो चलिए इसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा यदि लोएस्ट पॉइंट है, यदि हम इसके CP के लिए बात कर रहे हैं, एक कैटेनरी का पार्ट आपके पास CP है और CP है तो इस समय क्या ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये P पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है तो एक टेंशन आपका किधर काम करेगा, इधर साइड में काम करेगा, एक टेंशन आपका कहाँ काम करेगा, ये काम करेगा। और ये C पर जो टेंशन है, ये टेंशन कहाँ काम करेगा, इस साइड में काम करेगा, T नॉट कहाँ काम करेगा, इस साइड में काम करेगा। तो दो फोर्स तो आपके पास ये हो गए, इस पर कोई और भी फोर्स लग रहा है, आप देखेंगे इस पर भी एक टेंजेंट इस तरह से आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। अब इस पर एक और होगा, किसका, कि इस पोर्शन का जो वेट है वो भी तो काम करेगा, वो किधर काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा। तो ये वेट हमने मान लिया, इसमें ये ले लिया, लेंथ कितनी है, एस है, कैसी है आपकी, कॉमन कैटेनरी है। कॉमन कैटेनरी का वेट पर यूनिट लेंथ आपने मान लिया ओमेगा, वेट पर यूनिट लेंथ आपने क्या मान लिया, ओमेगा। और यूनिट लेंथ का वेट ओमेगा है तो एस लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, एस ओमेगा हो जाएगा। तो आपने एस ओमेगा लिख दिया। अब इस पॉइंट पर हम देखेंगे तो कितने फोर्स आपके काम कर रहे हैं, 3 फोर्स काम कर रहे हैं। जब 3 फोर्स एक पॉइंट पर काम करते हैं और वो इक्विलिब्रियम में होता है,
या आप कहिएगा कि यदि तीन फोर्स आपके इक्विलिब्रियम में हैं तो या तो वो एक पॉइंट से दूर की ओर डायरेक्टेड होते हैं या एक पॉइंट की ओर डायरेक्टेड होते हैं। ये आपका जो है थ्री फोर्सेस के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए कंडीशन होती है। तो उसी कंडीशन का हम यहाँ यूज करेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, यदि यहाँ पर टी है, अब देखिएगा यदि ये टी जो आपका ये है कि यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, साई बना रहा है, तो ये एंगल भी यहाँ पर कितना होगा, साई होगा। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन सा, एक तो इधर हो जाएगा तो ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस साई, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो किस तरह से होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस तरह से होगा जो किसके बराबर होगा, टी साइन साई के बराबर होगा, टी साइन साई के इक्वल होगा। चलिए अब यहाँ पर आप यही कंडीशन लगा देंगे। क्या कंडीशन यहाँ पर होगी, ये चीज देखनी है आपको। तो यदि यहाँ पर लिखना चाहें तो जो मैंने यहाँ पर लिखा दिया है वही चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर तीन फोर्सेज हमने ले लिया, सीपी कोई पोर्शन ले लिया, पोर्शन या फॉर पोर्शन हम कौन सा ले रहे हैं, सीपी ऑफ एक कॉमन कैटेनरी के सीपी पोर्शन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो चलिए कॉमन कैटेनरी के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीपी पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में इस पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं। तो पहला फोर्स, चलिए इन इक्विलिब्रियम स्टेट में आपके क्या है, तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं। पहला फोर्स आपका कौन सा काम कर रहा है, ये एस ओमेगा काम कर रहा है, एस ओमेगा काम कर रहा है। तो ये फोर्स आपका हो गया एस ओमेगा, और एस ओमेगा कैसा है, डाउनवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी नीचे की ओर काम कर रहा है ये। चलिए ठीक, नीचे की ओर काम कर रहा है। इस पॉइंट पर हम मान लीजिए रिजोल्यूशन किस पॉइंट पर ले रहे हैं, ये पॉइंट हमने ले लिया, कोई पॉइंट सपोज कर लीजिए क्यू पॉइंट ले लिया, रिजोल्यूशन किस पर ले रहे हैं, एट पॉइंट क्यू पर ले रहे हैं। चलिए और यहाँ पर लिखना चाहें तो एट पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिएगा, एट पॉइंट क्यू पॉइंट पर हम दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस पर एक फोर्स आपका टी नॉट है इधर, और इधर आपका क्या, ये किसके इक्वल है, टी कॉस साई के इक्वल है। तो चलिए सेकंड कंडीशन भी हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर आपका क्या है, ये जो टी नॉट है आपके पास, और टी नॉट ये क्या है, टेंशन है, ये आपके पास क्या है, टेंशन है, किस पर है, एच सी पर, टेंशन एच सी पर है ये। और एक आपके पास टेंशन कौन सी है, एक टी है आपके पास, ये टेंशन है आपका, ये टेंशन है, और ये किस पर है, एच पी पर है। अब ये टेंशन जो सी पर है ये कैसी है, ये देखेंगे कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है, और ये टी की टेंशन इस तरह से आपने लिया, इस डायरेक्शन में है। चलिए अब टी के यहाँ पर जो आपने कंपोनेंट लिए हैं, यहाँ पर टी के जो कंपोनेंट लिए हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस साई लिया है, और वर्टिकल कंपोनेंट आपने क्या लिया, टी साइन साई लिया है। चलिए तब यहाँ पर एट टू पर अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका टी नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा टी कॉस साई, पहली इक्वेशन ये हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए आपका क्या हो रहा है, एस ओमेगा इक्वल टू हो रहा है टी साइन साई, एस ओमेगा इक्वल टू आपका हो रहा है टी साइन साई, ये हो रहा है इक्वेशन, ये सेकंड होगी। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, टी नॉट की वैल्यू एक से हम क्या करें, दूसरे में डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइडिंग करना है, हमें किस में करना है, फर्स्ट का डिवाइड हमें किस में करना है, सेकंड में करना है। तो चलिए सेकंड इक्वेशन में आपने डिवाइड कर दिया फर्स्ट का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका टी नॉट अपॉन हो जाएगा एस, सॉरी यहाँ से हो जाएगा आपका एस ओमेगा अपॉन टी नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा टी साइन साई अपॉन टी कॉस साई, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर दीजिए, और जो बच जाए उसे बचा दीजिए। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, टी से टी कैंसिल हो रहा है। अब देखिएगा जो टी नॉट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सी ओमेगा के बराबर होती है बाई एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से जो ये वैल्यू होती है, ये टी नॉट की वैल्यू, ये एस ओमेगा अपॉन टी नॉट की वैल्यू होती है सी ओमेगा के इक्वल टू, ये हो जाता है आपका टेन साई,
ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाता है, सी को इधर ट्रांसफर कर दें तो एस इक्वल टू हो जाता है सी टेंस आई। इस तरह से जो ये इक्वेशन आपकी बनती है यही कहलाती है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। यही आपकी कहलाती है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन है। अब यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी की। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो यहीं से निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी के बारे में बात करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब है हमें रिलेशन x और y के बीच में फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन दी गई है या हमने प्राप्त कर ली है। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन जो हमको दी है वो क्या दी है, s इक्वल टू सी टेंस आई, ये हमें दिया गया है। अब टेंस आई आपका क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। तो s इक्वल टू सी टेंस आई की जगह पर आपने लगा दिया dy अपॉन dx लगा दिया। इक्वेशन आप चाहें तो इसे फर्स्ट रख दें। लेकिन अब यहाँ पर है क्या, dy अपॉन dx को हम किसी एक वैल्यू से ही वो रख दें, क्योंकि जब तक s है हमारा, यहाँ पर s भी है ना। अब s है, यदि हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ हमें सेकंड डेरिवेटिव मिलने लगेगा। इसीलिए हम क्या करें, पहले इसको कोई एक ही मान लें, z ही मान लेते हैं, इसे z हम मान लेते हैं। तो z लेने के बाद में फिर हम इसे क्या करेंगे, z लेने के बाद में यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए पहले से हम z मान लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से लेट मान लिया, s इक्वल टू ये हो गया सी जेड हो गया, और ये इक्वेशन आपने फर्स्ट लिख दी। यहाँ पर आपने मान लिया लेट, ये आपने मान लिया है कि dy अपॉन dx इक्वल टू जेड, ये आपने मान लिया है यहाँ पर। तो चलिए हमने मान लिया। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें किसमें चाहिए, हमें जो रिलेशन चाहिए वो रिलेशन हमें किसमें चाहिए, x और y के टर्म्स में चाहिए। तो x और y के टर्म्स में लेने के लिए हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपका क्या होता है, ds, ये ds अपॉन dx इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर होता है। तो उसी वैल्यू को हम बना लें यहाँ पर, क्योंकि आपका जो कैटेनरी है वो भी तो क्या है, एक कर्व ही है। कर्व है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो उसी के फॉर्म में हम पहले से क्या कर लें, चेंज कर लें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ पर आपने कर दिया डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो ds अपॉन dx हो गया इक्वल टू ये हो जाएगा c, और dz अपॉन हो गया आपके पास dx। चलिए ds अपॉन dx की वैल्यू क्या होती है, ds अपॉन dx की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये होती है, इक्वल टू ये हो गया c, और dz अपॉन हो गया dx। अब देखिए dy अपॉन dx की जगह आपने क्या मान लिया था, z मान लिया था। तो यहाँ पर भी हम इसे क्या मान लें, z मान लें। जब z मान लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी, और ये होगा dz अपॉन dx। अब यहाँ पर आपका सेपरेबल वेरिएबल आराम से लग सकता है, सेपरेबल वेरिएबल आपका आराम से लग सकता है। तो dx को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो dx इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास dx। अब क्या किया जाता है, ये सेपरेबल वेरिएबल हो गया, एक साइड में dx हो गया, सॉरी इधर dz होगा। तो ये आपके पास हो गया dx इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर dz हो गया। एक साइड में dx और दूसरी साइड में आपके पास क्या है, dz है। अब इसे आप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए अब आप क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेट चलिए कर दीजिए, इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट किया, चलिए इंटीग्रेट कर दिया हमने। इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिलेगा, x मिल गया। चलिए इक्वल टू x इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये c तो आपका कांस्टेंट है, ये c आपने कांस्टेंट रहने दिया, और 1 अपॉन ये अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर dz। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है,
इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, साइन हाइपरबोलिक में होता है या कोस हाइपरबोलिक में होता है। चलिए उसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और लगा देते हैं। तो लगाइएगा, क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड लगा दीजिएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड और प्लस 8 आप कांस्टेंट क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ये कांस्टेंट आपने के ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी, इस इक्वेशन को हमने लिख दिया सेकंड। ये इक्वेशन आपके पास कौन सी हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिएगा हम लोएस्ट पॉइंट पर जो लेते हैं, लोएस्ट पॉइंट पर आपकी x की वैल्यू क्या थी, 0 एट लोएस्ट पॉइंट। चलिए एट लोएस्ट पॉइंट पर जो हम बात कर रहे हैं, तो लोएस्ट पॉइंट पर आपका x की वैल्यू क्या है, 0 है, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू जो होती है वो c होती है और dy अपॉन dx, जो dy अपॉन dx है वो भी आपका क्या है, 0 है। चलिए अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो x की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू c हो गया और ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और ये z का मतलब dy अपॉन dx है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस k। ये 0 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ से जो k की वैल्यू हो जाती है वो आपको क्या मिलती है, 0 मिलती है। इस तरह से चलिए पुट द वैल्यू, पुट k इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो ये आपको मिलेगा x इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z प्लस k की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये मिलेगी आपको। लेकिन हम यहाँ से जानते हैं कि जो z की वैल्यू है, यदि इसे और आप ट्रांसफर करना चाहें तो आप इसे क्या कर सकते हैं, c को इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इक्वल टू x अपॉन c। अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को हम इधर ले जाएं तो z इक्वल टू हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये आपका हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, z को हम जानते हैं कि dy अपॉन dx आपने लिखा है, dy अपॉन dx लिखा है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपको फिर ये जो है सेपरेबल वेरिएबल यहाँ से बन रहा है, तो सेपरेबल वेरिएबल फिर लगा दीजिए। दिस इम्प्लाइज आपका क्या करेगा, ये हो जाएगा dy इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c और ये हो गया dx। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ये y हो जाएगा, इधर साइन हाइपरबोलिक का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉस हाइपरबोलिक। तो चलिए कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c ये हो गया और ये x अपॉन c, यहाँ पर जब इंटीग्रेशन इसकी बात आती है तो ये c आएगा, वो कहाँ आएगा, इनटू में आ जाता है। एक अगला कांस्टेंट आपने ले लिया k2, अगला कांस्टेंट आपने क्या ले लिया, k2 ले लिया। अब ये k2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो फिर क्या करेंगे हम, एट लोएस्ट पॉइंट पर फिर आएंगे। तो चलिए एट लोएस्ट पॉइंट पर फिर आते हैं, एट लोएस्ट पॉइंट या एट पॉइंट सी, लोएस्ट पॉइंट या एट पॉइंट सी पॉइंट पर हम जानते हैं कि y की वैल्यू भी आपकी क्या है, स्मॉल c है, ये कैपिटल C है पॉइंट, ये स्मॉल c है। x की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है और y की वैल्यू क्या होती है, c होती है। अब ये वैल्यू कहाँ करेंगे, इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें। इस इक्वेशन को आप चाहें तो थर्ड इक्वेशन दे दीजिएगा, तो आप पुट करेंगे, पुट दीज वैल्यूज इन थर्ड में पुट कर दीजिए। थर्ड में पुट करेंगे तो देखिए y की जगह पर आप क्या रखेंगे, c रखेंगे, तो c हो गया इक्वल टू, ये है आपके पास c और ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू 0, cos हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा प्लस k2 हो जाएगा। अब यहाँ से k2 की वैल्यू निकालेंगे तो c माइनस c हो जाएगा, क्योंकि cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है 1, cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से देखेंगे k2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो k2 आपने 0 रख दिया। अब यही वैल्यू k2 की आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपने कर दिया पुट द वैल्यू ऑफ k2 इन इक्वेशन थर्ड में आपने पुट कर दिया। थर्ड में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, y इक्वल टू c cos
हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी ये आपको मिलता है। यही आपकी इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में, यानी